एंड जेंटलमैन और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मेजर जयेश वर्मा वैल्यू टॉक्स की ओर से आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक और नया एपिसोड लेकर, जिसमें कि आपको चंद एक जानकारी जो कि आपके फायदे के लिए होगी वो प्रस्तुत की जाएगी। आज का टॉपिक है हमारा कि हमारी खून पसीने की कमाई हुई मेहनत से जो इनकम हम पाते हैं उस पर सरकार बहुत मोटा एक इनकम टैक्स हमसे मांगती है और उसके बोझ तले हम अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा पाते। तो आज के इस एपिसोड में हम अपने इनकम टैक्स को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से सेव किया जाए, क्या तरीके हैं लीगल तरीके से इनकम टैक्स को बचाने के, इन सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विषय को और इस सब्जेक्ट को और गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ में जो तज्ञ या एक्सपर्ट उपस्थित है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष शेरौन। आशीष शेरौन जी को टैक्सेशन और फाइनेंस के फील्ड में 9 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोग्राम 2013 में संपन्न किया। के बाद से ही ये फाइनेंस और टैक्सेशन के एक्सपर्ट के रूप में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही इन्होंने अपने भूतपूर्व काल में आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का जीएसटी ऑडिटर के रूप में भी काम किया। बीकॉम ग्रेजुएट चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष शेरौन का आज हम सब यहाँ पर स्वागत करते हैं। आशीष जी, आपका वैल्यू टॉक्स के इस एडिशन में हार्दिक स्वागत है। और गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपने स्टार्ट करने वाले इनकम टैक्स के रिलेटेड। और आप सभी जानते हो अब तो इनकम टैक्स एक्चुअली 31 जुलाई लास्ट डेट है और काफ़ी हद तक लोगों ने रिटर्न फाइलिंग भी स्टार्ट कर चुके अब तक। तो सेशन भी सही टाइम पर ही हम ले रहे हैं, अभी तो जून एंड में, क्योंकि 1 महीना भी और है। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो हम अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल कर सकते हैं। तो आप मोस्टली लोगों ने अभी अपने कहते हैं कि अभी 26 ES वगैरह भी स्टार्ट कर दिए होंगे डाउनलोड करने, बाकी अपने इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे कि हम अपनी रिटर्न किस तरीके से फाइल करें, क्या टैक्स बचा सकते हैं। देखो, टैक्स बचाना और टैक्स इवेजन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम बात करेंगे टैक्स बचाने की। टैक्स इवेजन एकदम अलग चीज़ हो जाती है। आशीष जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे जैसे हम कमाना शुरू करते हैं, देखिए जो टैक्स स्लैब है, आम जानकारी तो हर एक इंसान को है हमारे देश के, लेकिन हम जैसे जैसे कमाना शुरू करते हैं और हमारी आमदनी में जैसे धीरे धीरे जैसे बढ़ोतरी होना शुरू होती है, वैसे ही हमारा टैक्स का स्लैब भी बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली हम ज्यादा टैक्स पे करते हैं। तो कुल मिला के मेरे नजरिए से देखा जाए तो ज्यादा कमाने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार हुआ, कुछ ऐसा ही है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा लगता है। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, जो टैक्स के स्लैब्स बनाए जाते हैं वो जैसे भाई इस तरीके से बनाए जाते हैं कि कम कमाने वाले से कम ही लिया जाए टैक्स। ठीक है, तो सरकार ने कुछ स्लैब्स बना रखे हैं कि भाई 5 लाख से नीचे हम टैक्स नहीं लेंगे, 5 लाख से ऊपर अलग टैक्स रेट लग जाते हैं, 10 लाख से अलग। तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम ज्यादा कमाते हैं तो हमें ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, बट सरकार को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए कई मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के पास, जिनके लिए उनको टैक्स कलेक्शन ही उनका एक मेन सोर्स है। तो इनकम टैक्स उसमें से मेन टैक्स कलेक्शन का सोर्स है। उसके अलावा जीएसटी वगैरह भी है, कई चीजें हैं। तो सरकार डेवलपमेंट पे ही पैसा लगा रही है, तो जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा देगा भी। ठीक है, अब सरकार ने कई चीज अच्छी चीज की हुई है। एक नए टैक्स स्लैब्स लेकर आई है न्यू रिजिम के नाम से, जिसके अंदर एक अलग ही टैक्स स्लैब्स है। तो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे चलकर कि ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम कैसे काम करता है, क्या ओल्ड रिजिम बेटर है या न्यू रिजिम बेटर। हम उस सब पे डिस्कशन करेंगे जैसे भाई आगे चल। तो जैसे अगर एक आम सवाल मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो मुझे ये डेट्स को लेकर बड़ी गड़बड़ी होती है मेरे दिमाग में कि ये टैक्स फाइलिंग की डेट्स क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, तो इस पे थोड़ा आप लाइट डालेंगे। अगर मैं इस साल पिछले साल का टैक्स पे कर रहा हूँ तो असेसमेंट ईयर में इस साल में क्यों पे कर रहा हूँ? बिल्कुल एकदम जेन्युइन सवाल है ये, कई लोगों को डाउट भी रहता है। देखिए, होता है कि फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप अपनी इनकम अर्न करते हो। मतलब कि मान लीजिए आपको जिस साल आपने सैलरी कमाई है उस साल को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। जब इस फाइनेंशियल ईयर पे अगले साल आप इसको असेस करेंगे, टैक्स असेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो अभी अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न जा रही है।
और जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न जा रही है उसके लिए असेसमेंट ईयर बन जाता है 22-23। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर हो गया एक साल आगे, यानी कि पिछले साल की इनकम को हम इस साल असेस कर रहे हैं। तो एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, एक असेसमेंट ईयर हो गया। अब आपका सवाल आता है कि ये ड्यू डेट में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। ड्यू डेट में देखो वैसे तो इतनी कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन पिछले 1-2 साल से कंफ्यूजन इसलिए ज्यादा हो गई कि कोरोना की वजह से ड्यू डेट बार बार एक्सटेंड हो रही है। जी ड्यू डेट का तो जी ड्यू डेट पर तो मैं आया ही नहीं अभी, क्योंकि ड्यू डेट अ, तो मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि मेरी बिल्कुल। समझ के हिसाब से 31 मार्च हर साल के बाद में आप टैक्स फाइल करने के लिए बाधित हो, और उसकी ड्यू बिल्कुल। डेट अक्सर देखा जाए तो अगस्त तक या जुलाई अगस्त जुलाई। 2 से 3 महीने की होती है। हम्म, बट अक्सर ये खींचतान कर दिसंबर तक, तो मेरे तरह एक जो इंसान है वो एक रूटीन में नहीं बांध पा रहा है इस चीज को, और वो नहीं सोच पा रहा है कि इसने फाइल करना कब है। देखिए जो ड्यू डेट है सर वो है 31 जुलाई। हर साल की 31 जुलाई ड्यू डेट होती है, जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है। इसके अलावा ड्यू डेट एक्सटेंड जो गवर्नमेंट अगर करती है तो ड्यू डेट एक्सटेंड होती रहती है। लास्ट 1-2 साल से तो कोरोना की वजह से हो ही रही है। अदरवाइज महीने 2 महीने ड्यू डेट एक्सटेंड होती है, कभी साइट में इशू रहते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए डेट एक्सटेंड की जाती है। और डेट एक्सटेंड करने का पर्पज ये रहता है कि ओरिजिनल रिटर्न जो आप फाइल करते हो उसी को आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किए तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। जी तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि चलो भाई अब थोड़ी सी डेट डेट एक्सटेंड कर देते हैं ताकि लोग अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल कर पाए और ओरिजिनल रिटर्न की फाइल कर पाए। अगर हम बात करते हैं इस साल के लिए ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई है अभी तक। और इनकम टैक्स पोर्टल की अगर माने तो अब तक 37 लाख लोग अपनी आईटीआर फाइल कर चुके हैं, जिसमें से 15 लाख आईटीआर वेरीफाई भी हो चुकी, वो प्रोसेस भी हो चुकी है। तो डाटा अच्छा चल रहा है थोड़ा, मतलब 37 लाख लोग भर चुके हैं। अगर 10 करोड़ यूजर है आईटी इनकम टैक्स पोर्टल पर तो उसमें 37 लाख लोग भर चुके अपनी आईटीआर अब तक। ठीक है, अगर आप मान लीजिए अगर 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करते और सरकार ड्यू डेट भी एक्सटेंड नहीं करती तो फिर आप रिटर्न फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर तक, लेकिन पेनल्टी के साथ। और जो पेनल्टी है वो 1000 और 5000 रुपये है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1000 रुपये पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और 5 लाख से ज़्यादा है तो 5000 रुपये पेनल्टी के साथ आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ओ और इस साल थोड़ा चेंज है, जैसे लास्ट ईयर तक तो चलता था कि 31 मार्च तक आप रिटर्न फाइल कर सकते थे। जो रिटर्न 31 जुलाई को जानी थी वो 31 मार्च तक फाइल हो जाती थी पेनल्टी के साथ। अब उसका टाइम थोड़ा कम करके 31 दिसंबर कर दिया है। यानी कि अगर आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हो लेट रिटर्न भी तो 31 दिसंबर तो लास्ट है, पेनल्टी के बाद 31 दिसंबर भी आप फाइल नहीं कर पाओगे। जी, तो ये दर्शकों को बताना बेहतर होगा कि ड्यू डेट या एक्सटेंशन की तरफ ध्यान ना देकर एक रूटीन बना ले, एक आदत बना ले, जिसमें कि वो बिल्कुल समय पर, चाहे ड्यू डेट बढ़े या ना बढ़े, 31 जुलाई तक फाइनली अपना इनकम टैक्स फाइल कर दे, जिससे बिल्कुल कि वो सर। होने वाली परेशानी से बच सके। तो आगे बढ़ते हैं आशीष जी। तो ये बताइए कि ये जो इनकम टैक्स है इसको कम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले अलग अलग कैटेगराइजेशन के अंदर, अलग अलग लॉस के एक्ट्स के अंदर किस तरह से हम पैसे बचा सकते हैं, और किस तरह से हमने इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए जो प्लानिंग है वो 31 मार्च से पहले ही करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर की डिडक्शन वगैरह लेना चाहते हो तो आपको डिडक्शन सभी 31 मार्च तक करनी ही होगी। अगर हम बात करें 21-22 के लिए तो 21-22 की सारी टाइम जा चुके हैं। अब आपको कोई भी डिडक्शन वगैरह, तो आप आज ही की डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपकी क्लेम आप करोगे नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो लेकिन अब अगर हम बात करें तो कई डिडक्शंस ऐसी होती है जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 80C के अंदर कुछ डिडक्शंस हैं, उनको हम आगे आपको ब्रीफ करेंगे। 80C में किस तरीके से डिडक्शन है। 80C की एक लिमिट है कि भाई आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। अब लोग कहते हैं कि यार 1.5 लाख से अलग कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें कि हमें और बेनिफिट मिले। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने और भी कई सेक्शंस है जिनमें आप डिडक्शंस ले सकते हो। मेडिक्लेम है, डोनेशन है, रेंट पेड की डिडक्शन है, एनपीएस करके एक स्कीम आ रखी है, आप उसके अंदर भी डिडक्शन ले सकते हो। तो इस तरीके से कई अलग और सेक्शन है कि आप ये नहीं कि 1.5 लाख तक आपको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। आप इससे अलावा और भी कई सेक्शन है जिनमें आप जाके डिडक्शन लोगे और आपको काफी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। जी, तो आपने जैसे बताया कि इन डिडक्शंस के थ्रू हम बेनिफिट ले सकते हैं, तो क्या कोई जरिया है, क्या कोई तरीका है कि हम इस इन सारे जो हमारे सेविंग्स है, हमारी जो कुछ भी प्लानिंग है, क्या हम पहले डिक्लेयर करके और अपने टैक्स को कटने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो आपसे
प्री डिक्लेरेशन लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में आपको हम इतनी सैलरी देने वाले हैं, भाई आप लोगों की क्या क्या डिडक्शंस हैं, आप अपनी डिडक्शन क्लेम कीजिए। अगर आप डिडक्शन क्लेम करेंगे, उसके बाद नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन आपसे जनवरी फरवरी में उनके प्रूफ मांगती है, तब तक आप अपनी डिडक्शन करके आप प्रूफ सबमिट करो, टैक्स बचाओ अपना। जी, तो क्या आप इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे एक्ट्स है जिसके अंडर हम अपना डिक्लेरेशन करके और जो है इनकम टैक्स को टीडीएस में ही बचा सकते हैं? क्या आप उस पे चलिए थोड़ा प्रकाश डालेंगे? ऐसे एक करते हैं एक मैं। एक एक एक्ट्स को, एक लिमिट को अपने उसके ब्रैकेट के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि सेक्शन 80C के अंडर 1,50,000 का एग्जेम्पशन है, उसी राइट। तरह से अलग अलग सेक्शंस में, क्योंकि मेरे नॉलेज के अंदर है, तो काफी सारी चीजें जो है, जैसे पीएफ हुआ, इंश्योरेंस हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, ये सारी चीजें एक एटीसी के अंदर ही मानी जाती है। पीएफ आपका प्रोविडेंट फंड भी उसी के अंदर सो ऐसी चीजें बताइए जो कि हमको 1,50,000 से ज्यादा अलग अलग सेक्शन के अंदर कितना अमाउंट है जो कि हम बचा सकते हैं इनकम टैक्स। चलिए मैं अपने स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक पीपीटी के थ्रू आपको दिखाते हैं चीजें। जी 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 बिल्कुल। मैं डिडक्शंस की बात करूँ तो ये कुछ 80C टू 80U कुछ डिडक्शंस हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। 80C के अंदर जो आपकी बेसिकली डिडक्शंस आती है वो 1.5 लाख रुपए तक उसमें कवर होते हैं। इसके अंदर आपका पीपीएफ, पीएफ, ईपीएफ, जीपीएफ, एलआईसी, होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात कर रहा हूँ, ईएलएस, ईएलएसएस वगैरह, ये सब आपकी जितनी भी डिडक्शंस होती है 1.5 लाख रुपए तक की, वो सिर्फ 80C में कवर होती है। अब जब आप जी ये सारी डिडक्शन आप 80C में कवर कर लेते हो, उसके अलावा अगर आप सेक्शन 80CCC 1B में एनपीएस स्कीम है, अगर आप उसके अंदर 50,000 की अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1.5 लाख से अलग 50,000 का एक बेनिफिट और मिलेगा। यानी जी कि इन दो सेक्शन को मिला के आपकी 2 लाख की डिडक्शन हो जाएगी। ठीक है जी जी। जी 80C प्लस 80CCC 1B, इसके अंदर 50,000 एक्स्ट्रा। जी 80D आपका होता है मेडिक्लेम का। 80D जो मेडिक्लेम है वो अलग है। इसके अंदर आप अपने प्रीमियम प्लस अपने फैमिली के प्रीमियम वगैरह जो पे करते हो आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो। आप अपने सेल्फ की आपके 25,000 रुपये की है, और आपके अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 रुपये तक के उनके मेडिकल प्रीमियम की आपको अलग डिडक्शन मिलेगी। जी यानी कि इस सेक्शन के अंदर भी आप लगभग 75,000 रुपये तक के प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। जी ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 80DD है, अगर कोई भी आप ट्रीटमेंट वगैरह कराते हो डिपेंडेंट जो कि डिसेबिलिटी वगैरह है जिनको, तो उसकी आपको एक अलग अलग डिडक्शंस है। सेक्शन 80E काफ़ी अच्छा है क्योंकि आजकल लोग हायर एजुकेशन के लिए लोन वगैरह ले लेते हैं, तो हायर एजुकेशन लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट रीपे करते हो आपको उसकी डिडक्शन अलग मिलेगी। इन सभी सेक्शन से अलग 80C में कवर नहीं होती है डिडक्शन, इससे अलग आपको एक डिडक्शन मिलती है। जी इसके अलावा जो नॉर्मल सैलरी क्लास बंदे लोगों को जो फॉलो करते हैं वो होती है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की। तो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की जो आपको डिडक्शन मिलती है वो सेक्शन 24 में मिलती है, वो 80C से अलग है। उसमें आपको जो भी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए लोन रिपे करते हो उस पर जो इंटरेस्ट आपने एक ड्यूरिंग द ईयर पे किया है अप टू ₹2 लाख, जी उसकी आपको डिडक्शन मिलती है 2 लाख रुपए तक की। इसके अलावा 80EE में अगर आपने मान लीजिए कोई अभी मकान लिया हो और फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट अगर 2.5 लाख रुपए की है, तो 24 तो लिमिट लगा देता है कि भाई मैं तो सिर्फ 2 लाख ही आपको अलाउ करूंगा डिडक्शन। तो लोग कहते हैं यार हमारे तो 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट किया हुआ है, 50,000 का क्या करें। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सेक्शन है 80EE, उसके अंदर आपको एक 50,000 की डिडक्शन मिलती है, लेकिन उसके एक टर्म एंड कंडीशंस है ओके कि आपका पहला घर होना चाहिए, लोन अमाउंट अप टू 35 लाख रुपीज होना चाहिए, और हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू जो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। उसी के बाद ये वाली डिडक्शन आपको मिलती है। और आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग हर कोई खरीद रहा है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो उसका जो अगर आप उसको लोन पर लेते हो तो उसकी इंटरेस्ट रीपेमेंट की आपको अलग डिडक्शन मिलती है। जी, उसके अलावा कुछ सब्सिडीज भी है। लेकिन बिल्कुल। आशीष जी, अगर आप मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, आजकल मैं आप ही के प्रोफेशन के काफी लोगों को देख रहा हूं जो कि गलत लुभावने वादे करके और ज्यादा रिटर्न का भरोसा देकर ग्राहक पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कैसे हम पता करें कि कौन सा जो सीए है या एग्जीक्यूटिव है या सीएस है फॉर एग्जांपल,
जो हमारा बेवकूफ बना रहा है, और जिससे कि अभी तो हमें फायदा दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल। अगर आपका जो रिटर्न बनता ना हो वो अगर आपको कोई हम्म। दिला दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रिटर्न्स कर रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी कर रहा है। तो क्या बिल्कुल। ऐसे गड़बड़ी किए हुए रिटर्न्स का हर्जाना हमको फ्यूचर में कभी भुगतना पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल, अभी अगर आप बात करें, अगर पहले इनकम टैक्स साइट किस तरीके से काम करती थी और डिपार्टमेंट आज किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले इतने एडिट चेक्स नहीं लगाता था डिपार्टमेंट आईटीआरस पर, लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप अपने आईटीआर देखोगे तो एआईएस करके जो आया है सिस्टम, उससे वो कंपैरिजन करता है आपकी आपने जो रिटर्न फाइल की है। तो अगर जी आपने कोई भी इनकम एस्केप करी है तो आपको तो सेम टाइम नोटिस भी इशू कर देंगे वो, कि अरे हमारे हिसाब से आपकी ये इनकम बनती है और आपने इनकम दिखाई ही नहीं। जी तो पहले लोग क्या करते थे कि इनकम कम करके दिखा देते थे। आपको मान लीजिए मिली है 20 लाख, आपने दिखा दी 15 लाख, को एडिट चेक था ही नहीं इसके ऊपर। जी ठीक है, पहले से 26 AS में जो इनकम रिपोर्ट होती थी उससे कंपैरिजन कर लेते थे लोग कि इसी के आसपास दिखा दो तो हम बच जाएंगे। बट एआईएस में काफी चीजें डिटेल में आती है ना। आप लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, अगर जब हमने लोगों के आईटीआर फाइल की थी, आधे से ज्यादा लोग मना करते थे कि हमारा कैपिटल गेन ही नहीं है। और जी लास्ट ईयर एआईएस में सब आ रहे हैं कि ये भाई साहब शेयर बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, अपने आप डिटेल आ रही है। फिर भाई साहब वो भी कह रहे हैं हाँ सर बेचे तो थे, हमें तो नहीं पता था, डिपार्टमेंट को पता होगा ये चीजें। तो वो जी चीजें पता लगने लग गई है, डिपार्टमेंट अपने आप ही पकड़ लेगा सबको। कुछ चीजें ऐसी है जो अभी भी डिपार्टमेंट नहीं पकड़ता, जो लोग गलत रिटर्न फाइल करते हैं। अब किसी बंदे की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और उसको डिसेबल दिखा दो, डिपार्टमेंट कौन सा चेक कर रहा है? डिपार्टमेंट तो चेक नहीं कर रहा कि बंदा डिसेबल है या नहीं है, बट वो चीज है गलत। जी जी कि बंदा मान लीजिए कोई रिटर्न फाइल कर रहा था पिछले साल तक डिसेबल नहीं था, अचानक उसने डिसेबिलिटी क्लेम कर ली, तो डिपार्टमेंट अपना पकड़ सकता है कल को स्क्रूटनी जब होगी रिटर्न्स की। तो ये चीजें है, ये पॉइंट कभी ना कभी डिपार्टमेंट पकड़ सकता है। हालांकि अभी नहीं पकड़ रहा तो इसका ये मतलब नहीं कभी नहीं पकड़ेगा। जी जी ठीक है तो ऐसे डिपार्ट ऐसे ऐसे जो गलत जानकारी देकर ग्राहक पाने की कोशिश करने वाले एग्जीक्यूटिव्स है या प्रोफेशनल है, उनसे कैसे बचा जाए, और कैसे ये पता किया जाए कि क्या ये एग्जीक्यूटिव या सीए, पर्टिकुलर सीए जो है, ये हमें सही जानकारी दे रहा है फाइलिंग के बारे में? तो देखिए, अगर रिटर्न फाइल कोई भी करता है, गलत अगर रिटर्न जाती है तो ये मान के चलिए, माना तो ये जाएगा कि रिटर्न जो गलत गई है डिटेल आप ही ने दी है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपकी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, मैंने दिखा दी डिसेबिलिटी, मैंने डिडक्शन क्लेम कर रहा हूँ डिसेबिलिटी की, कहीं ना कहीं रिटर्न आप ही फाइल कर रहे हो। मान लीजिए मैंने तो सिर्फ आपको बताया सर ऐसे क्लेम कर लो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ये गलती आप कर रहे हो। आपको खुद कहना है कि नहीं भाई मैं ये डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहता, जो डिडक्शन गलत है। अगर आप खुद लालच में आके डिडक्शन क्लेम करा रहे हो तो आप भी फंसोगे। कल को आपके जब जी उस प्रोफेशनल का नाम लोगे वो भी फंसेगा, प्रोफेशनल तो बोल देगा जी नहीं इन्होंने तो मुझे बताया था। जी जी देखो जी परफेक्ट बंदा अगर हमारे सामने कोई पैर पकड़ के आ गया, थोड़ा सा लंगड़ा के चलेगा, हम मान लेंगे डिसेबल है, मैं कौन सा उसे प्रूफ मांगने वाला हूँ। जी 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 ठीक है ना, तो ये आप ये मान के चलिए आप ही को ये चीजें चेक करनी है कि जो हमारे बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है उस ठीक फाइल कर रहा है नहीं कर रहा। उसके लिए आप अपनी आईटीआर की कंप्यूटेशन मांग सकते हो उनसे कि सर जो आप रिटर्न फाइल करने वाले हो प्रीफिल आईटीआर मुझे दो और मुझे दिखाओ कि आप क्या क्या क्लेम कर रहे हो और क्या क्या मैं एलिजिबल हूँ डिडक्शन के लिए। कि भाई आप कुछ ऐसा तो क्लेम नहीं कर रहे जो मेरे पास है ही नहीं। जी सपोज करो आपने कोई डिडक्शन एटीसी में कोई डिडक्शन नहीं कर रखी और आपका टैक्स प्रोफेशनल आपके 1.5 लाख की डिडक्शन क्लेम करता है जी टैक्स बचाने के लिए, तो आपको मैं दिखाऊंगा इसे देखो मैंने आपका टैक्स बचा लिया 1.5 लाख दिखा के, तो आप मुझे बोलोगे ना अरे आशीष जी मेरी तो 1.5 लाख की डिडक्शन है ही नहीं। जी लेकिन ऐसे ऐसे जगहों पर अक्सर जो आपके कंसल्टेंट्स है वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ पर, आप चिंता ना कीजिए। सर वो उस दिन बैठे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उस दिन बैठे हैं, जिस दिन फंसोगे उस दिन नहीं बैठा होगा वो। जी जी उस दिन वो चला जाएगा, कहेगा चलो निकलो यहाँ से चलती है, अब अगली जगह की दुकान जमाती है अपनी। जी देखो ऐसा कुछ नहीं होता, डिपार्टमेंट नोटिस देगा आपको, डिपार्टमेंट मुझे नोटिस नहीं देगा कि मैंने रिटर्न फाइल की है। डिपार्टमेंट नोटिस देगा आपको क्योंकि रिटर्न आपने फाइल की है, रिटर्न आपके थ्रू वेरीफाई हुई, ओटीपी भी आपके पास आया था, कहीं ना जी कहीं गिल्टी आप ही हो। तो जी आप ही को प्रिकॉशन लेने होंगे, आप नेसेसरी स्टेप लो कि नहीं भाई मेरी रिटर्न गलत नहीं जानी चाहिए। ये एक छोटा कच्चा लालच है लोगों में जो कुछ रुपए का टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं आजकल। जी ये और एक बहुत ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक आपका मैसेज रहेगा आज के इस शो के लिए, कि छोटे लालच में आकर और गलत लोगों के बहकावे में आकर कभी भी बिल्कुल ज्यादा रिटर्न पाने की कोशिश ना करें। जो आपका बनता है रिटर्न वो आपको मिलेगा, और उसी को आप पाने की कोशिश करें। गलत बिल्कुल वही लोगों कर। के भरोसे या गलत
जगह पर आप कोशिश ना करें, जिससे कि आपका आगे चल के नुकसान हो सकता है। जी आशीष जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यही है। और इसके अलावा लेजिमेट तरीके, ये जितने भी गवर्नमेंट ने डिडक्शंस वगैरह दे रखी है कि भाई आप ये डिडक्शंस क्लेम करो और अपने टैक्स बचाओ। अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास डिडक्शन है ही नहीं, 1 रुपए की भी डिडक्शन नहीं है, तो इसी के लिए गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर आई थी, न्यू टैक्स रिजिम करके। वो गवर्नमेंट खुद कह रही है, कहती है भाई अगर आपके पास डिडक्शन है, आप ये वाले सेक्शन, इस सेक्शन में अपने रिटर्न फाइल करो और आपको काफी कम टैक्स जाएगा आपका, अगर आपकी डिडक्शन नहीं है तो। जी आशीष जी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पुराने टैक्स रेजिम में और नए टैक्स रेजिम में मेन हाइलाइट्स डिफरेंसेस जो है वो क्या है, और कौन सा अलग अलग तबके के लोगों के लिए फायदेमंद है। चलिए वो मैं बताता हूँ। देखिए, जो पुराना टैक्स स्लैब था, उसकी जो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उसमें आपको सभी डिडक्शंस और अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हो जाते हैं आपके। यानी आपने जो भी डिडक्शंस ले रखी है, जो हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि 1.5 लाख आपको एटीसी के अंदर मिलेगा, मेडिक्लेम मिलेगा, आपने हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट रीपे किया है वो डिडक्शन मिलेंगी, वो सब लेस करने के बाद जो आपकी इनकम बचती है उसके ऊपर टैक्स जाएगा। जी लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है वो कहते हैं कि टैक्स को हमने कर दिया सिंप्लीफाई। आप मत याद रखो कि आपने क्या डिडक्शन है, आपकी क्या एग्जेम्पशन, सब भूल जाओ। एक स्लैब दे दिया, आप उस स्लैब के हिसाब से अपनी सिर्फ टैक्स जमा करो। और ये कंपेयर आप कर सकते हो कि भाई आपको ओल्ड टैक्स में ज्यादा बेनिफिट है, नए टैक्स में। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि ओल्ड या न्यू रिजीम में कौन सा बेटर है, तो हम प्रीफर करते हैं ओल्ड रिजीम, अगर आपके पास सभी डिडक्शंस है तो। अगर आपको लगता है कि यार आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है, ना ही आपने एटीसी में क्लेम कर रखा है, डिडक्शन है आपकी, ना ही मेडिक्लेम ले रखा है, ना ही कोई हाउसिंग लोन इंटरेस्ट चल रहा है, एचआरए भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो आप जाओ न्यू रिजीम में। वहां पे आपका टैक्स बर्डन कम होगा आपके ऊपर। तो मैं दिखाता हूँ, जो पुराने टैक्स रिजिम में जो टैक्स लगता था, अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए है तो उस पर कोई टैक्स नहीं जाता था। हम्म 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की जो इनकम थी उसके ऊपर 5% टैक्स बनता है। और 5 लाख से 10 लाख की इनकम के ऊपर 20% था। 10 लाख से ऊपर आपकी कोई भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% फ्लैट स्लैब लग जाता था। जी और एक रिबेट थी, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 12,500 रुपए तक की रिबेट मिलती थी। यानी कि सरकार कह रही है कि 5 लाख तक फिर आपका टैक्स नहीं लगेगा। इस जी प्रोविजन में थोड़ी सी एक बड़ी कमी है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपकी इनकम है 5 लाख तो आपके ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जयेश भाई। जी। अगर आपकी इनकम गलती से 5 लाख 1 रुपया है तो तो आपके मुझे ऊपर 12,000 देना पड़ेगा। 12,500 टैक्स लगेगा। जी तो ये थोड़ी सी प्लानिंग आप पहले कर सकते हो कि 1 रुपया सरकार को डोनेशन में दे दो, पीएम योजना में कहीं भी डोनेट कर दो, आपकी इनकम 1 रुपये से कम हो जाएगी और आपका 12,500 टैक्स बच जाएगा। जी तो ये थोड़ी कमी है इसको। ये पिछले 1-2 साल से ही चल रहा है। सैलरी एम्प्लॉय यही सोचते हैं कि स्लैब बढ़ेंगे, स्लैब बढ़ेंगे, बट नहीं बढ़ रहे हैं। स्लैब बढ़ने की जगह स्लैब के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए न्यू टैक्स रिजीम के नाम पर। जी ये न्यू टैक्स रिजीम है जो कहती है कि भाई 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5%, जो पुराने में भी यही था इसमें भी यही है। अब आपको अगले स्लैब में फायदा हो गया, जहां पर पहले 5 लाख से 7.5 लाख तक 20% टैक्स था, अब नए टैक्स रिजीम में उसको 10% कर दिया। जी 7.5 से 10 लाख तक पुराने रिजीम में 20% था, इसमें 15 कर दिया। जी और इसमें जो 30% अबव जो हायर स्लैब है वो अब आफ्टर 15 लाख रुपए की जो सैलरी है अबव 15 लाख उस पर लगता है। जी ठीक है। इसमें एक नुकसान आप ये देखोगे, यही यही स्लैब अब सभी के लिए ये स्लैब है, चाहे वो कोई भी हो, 60 साल से नीचे का हो, 60 से 80 साल का बंद हो, या वेरी सीनियर सिटीजन जो 60 to 80 ईयर हो, सबके लिए सेम स्लैब कर दिया। पुराने स्लैब में ऐसा नहीं था। पुराने में बेनिफिट था कि 60 से 80 साल वालों के लिए 3 लाख तक टैक्स नहीं था, और 80 साल से ऊपर वालों के लिए 5 लाख से ऊपर टैक्स नहीं लगता था। जी लेकिन नए स्लैब में सबको बराबर कर दिया। लेकिन नए स्लैब में बेनिफिट ये होगा, अगर आपको डिडक्शन आपको कोई नहीं मिलेगी। डिडक्शन कोई नहीं मिलेगी इसका मतलब ये कि डिडक्शन जिनके पास, जो आजकल क्या होता है, जो न्यू रिक्रूट हो रहे हैं लोग, वो नए अपनी जॉब पकड़ते हैं तो इन्वेस्ट करते नहीं, जो यंगस्टर आजकल डेट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए नई स्कीम बेटर है कि भाई आपने कहीं इन्वेस्टमेंट तो करनी रखी, तो आप जी न्यू स्कीम लो, आपका टैक्स कहीं ना कहीं कम बनेगा। जी ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आपकी 10 लाख की इनकम है,
और आपकी कोई डिडक्शन नहीं है। अगर आप ओल्ड स्लैब में भरोगे तो आपका टैक्स ज्यादा जाएगा, और नए स्लैब में भरोगे तो आपका टैक्स काफी कम जाएगा। जी जी। तो ये बताइए, अगर मैंने इस साल के लिए अगर नए स्लैब का या नए रेजिम का चयन किया है, और अगर रिवाइज रिटर्न भी फाइल करना चाह रहा हूं अपना, तो क्या वो पुराने रेजिम के हिसाब से मैं फाइल कर सकता हूं, या क्योंकि मैंने इस साल नए रेजिम में किया है तो नए रेजिम के हिसाब से ही करना होगा? नहीं नहीं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वो अपने, अगर आपने मान लीजिए अगर अपने एम्प्लॉयर को भी अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करा रखा है बता के, लेकिन अगर आपको रिटर्न फाइल करते हैं ओल्ड ऑप्शन में जाना तो आप जा सकते हो। जी बिजनेस क्लास इंडिविजुअल्स के लिए मना है, लेकिन सैलरी क्लास एम्प्लॉय के लिए अलाउड है कि वो टैक्स रिजीम चेंज करते रह सकते हैं। आप इस साल न्यू ले लो, अगले साल फिर ओल्ड में चले जाओ, फिर अगले साल फिर न्यू में चले जाओ, उनको बेनिफिट दे रखा है। जी तो एक ये मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग देख के हम बता सकते हैं। जी शॉर्ट इसका कोई आंसर नहीं है। न्यू रिजीम में तकरीबन 70 ऐसी रिबेट और डिडक्शन थी जो हटा दी। इवन HRA LTA कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो। जी ठीक है, तो हम कहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है और डोंट हैव एनी डिडक्शन टू क्लेम, यानी कि अब तक उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है। जी तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जाओ, आपको डेफिनेटली आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आपके पास HRA LTA स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको क्लेम करनी है, ATC क्लेम करना है, कोई भी डिडक्शन आपको क्लेम करनी है, तो बेनिफिशियल यही रहेगा कि पहले आप अपने टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करो कि भाई मेरे दोनों टैक्स रिजीम में कैलकुलेट करके देखो किसमें मुझे बेनिफिट हो रहा है, जी और जिसमें बेनिफिट हो रहा है वो वाला टैक्स रिजीम मुझे ऑप्ट कराओ, ताकि मैं उस तरीके से अपना टैक्स बचा सकूं। लेजिमिट तरीके से बचाएंगे टैक्स आपका। जी। तो होम लोन का आपने बताया, आपने हम्म। मेडिक्लेम्स के बारे में बताया, प्रोविडेंट फंड्स के बारे में बताया, क्या और भी कोई तरीके हैं जिससे कि हम टैक्स में रियायत पा सकते हैं, जैसे कि अपने किसी रिश्तेदार को पैसे गिफ्ट करना, या? नहीं, सॉरी बता, हाँ आप क्वेश्चन पूरा कीजिए फिर बताते हैं आपको। जी, वही वही जो आपने बताया अभी। जैसे अगर मैं अपना उदाहरण दूं, तो मेरे 30 से 35 लाख की सैलरी में से 5 से 6 लाख रुपए का जो टैक्स जा रहा है वो मुझे बहुत ज्यादा पिंच कर रहा है। जैसे कि आपने बताया कि डिडक्शंस आपके पास में क्या क्या अवेलेबल है। मेरे पास होम लोन से लेके पर्सनल लोन तक, और इंश्योरेंस, ओन इंश्योरेंस से लेके फैमिली के इंश्योरेंस और मेडिक्लेम तक की सारी पॉलिसीज अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा टैक्स बचा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज से निकलने के लिए जो डिडक्शंस और जो भी आपने सेक्शंस के अंदर डिडक्शंस बताए हैं, क्या और भी कोई तरीके हैं जिससे कि हम टैक्स को बचा सकते हैं? देखिए सर, सैलरी में जितने भी टैक्स बचाने के तरीके हैं वो सिर्फ डिडक्शन के थ्रू ही है। डिडक्शन से अलावा कोई ऐसे, जैसे आप किसी को गिफ्ट करते हो या पर्सनल लोन ले के बैठे हो तो उस पर कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता। पर्सनल लोन का कोई इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता कि उसको आप एक्सपेंस क्लेम कर सको। सिर्फ गवर्नमेंट ने जो डिफाइन कर रखे प्रोविजंस डिडक्शन से रिलेटेड, आप सिर्फ उन्हीं में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये मैंने एक स्नैपशॉट बना रखा है, देखोगे डिडक्शन ATC 1.5 लाख, आप 1.5 लाख की डिडक्शन ही इसमें क्लेम कर सकते हो। 50,000 आप NPS के लिए सकते हो। Tier 2 में आप इन्वेस्ट करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, Tier 1 के लिए ही होता है ये। मेडिक्लेम के लिए आपके पास इंटरेस्ट है, डोनेशन में आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप रिटायर्ड हो तो आप अगर रेंट पे कर रहे हो तो एक सेक्शन 80GG, उसमें आप रेंट पे की 60,000 रुपीज तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन है, 80EE मैंने बताया था, इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर व्हीकल वगैरह हो गया, लोन परचेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक नया सेक्शन लेकर आए डिपार्टमेंट। 80TTA 10,000, अगर आप सेविंग बैंक पर अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, जो कि पहले फुली टैक्सेबल होता था, बाद में 10,000 की लिमिट आ गई थी, तो 10,000 तक का सेविंग आप इनकम टैक्स से बचा सकते हो। सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट ये है कि वो 50,000 बचा सकते हैं, और कोई कंडीशन भी नहीं है कि सेविंग अकाउंट से ही हो। उनका अगर FD से भी इंटरेस्ट होगा तो वो अप टू 50,000 की लिमिट में आता है। और अगर आप जी सैलरीड एम्प्लॉयड हो और आपको रेंट, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो आपका काफी टैक्स बच सकता है। HRA में काफी टैक्स बचता है जो लोग रेंट पे करते हैं। इनके जी अलावा कोई ऐसा कोई, बेसिकली डिडक्शंस के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। डिडक्ट जितना भी आपको टैक्स प्लान करना है, टैक्स प्लानिंग जो भी होगी, डोनेशंस वगैरह जो भी है, सब आपको प्रॉपर डिडक्शंस के थ्रू ही रूट करानी पड़ेगी। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि भाई
कुछ करना भी करें और टैक्स भी बच जाए, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। जी जी। अक्सर मैंने देखा है कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है, जो सीएस है, जिनसे हम अक्सर हमारा इनकम टैक्स फाइल करवाते हैं, तो उनका सबसे पहला सवाल ही ये होता है कि क्या आपका कोई होम लोन है। लेकिन अब जैसे मैं अगर अगेन अपना एग्जांपल दूं, तो मैं अपना एक होम लोन अभी कैरी कर रहा हूं और उसके लिए लगभग मैं 2 लाख रुपए ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके जो फील्ड के लोग हैं उनका सुना जाए, तो वो प्रोत्साहित करते हैं होम लोन लेने के लिए कि आप होम लोन लीजिए, उससे आपका 1.5 लाख की अमाउंट का जो इनकम टैक्स है वो बच जाएगा। तो क्या कहाँ तक ये सही है कि हम बैंक को इंटरेस्ट पे करें जो कि लगभग 10 गुना ज्यादा है, जो कि रिटर्न हमारा बचना है उससे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या डिडक्शंस को एड ऑन करके लायबिलिटीज को लिया जाए और इनकम टैक्स को कम किया जाए, या डिडक्शंस को रहने दे और इनकम टैक्स को भर दिया जाएगा? आई मीन, व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल सजेस्ट करूंगा मैं। अगर आपको लगता है कि भाई आपने एक हाउस लेना है, तो होम लोन अगर आप लेते हो, मान लीजिए आप 50 लाख का भी घर ले रहे हो, तो अब एक तो होता है कि आपने पूरे 50 लाख अपने सेविंग से अगर पूरे घर को वो तो परचेज अभी कर, तक वो अक्सर संभव नहीं है। संभव भी नहीं है, और हम बताते भी नहीं, मतलब कहते भी नहीं कि आप लो, क्योंकि 50 लाख आप कहीं और इन्वेस्ट करके और अच्छी इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हो। आजकल तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी, काफी ऑप्शन है आपके पास कि आप वहां पे इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न पा सकते हो। और अगर बात करें अगर होम लोन की, तो होम लोन पे काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है। आपको अप टू 7% में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, और मान लीजिए आपका स्लैब 30% पर है, तो आप अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो 30% उस पर टैक्स भी बचा रहे हो, यानी कि 60,000 रुपए का तो टैक्स भी बच रहा है। तो आपका नेट में अगर हम कहें तो इंटरेस्ट तो 1,40,000 ही गया। जी अब आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे और कम हो जाएगा वो। तो आप अगर, आपको क्या करना है कि अगर आप लोन ले रहे हो, तो आपको एक अपने प्रोफेशनल से अपने अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर हायर करना होगा कि भाई मैं लोन पे लूंगा, और ये जो पैसा मेरे पास सरप्लस पड़ा, मेरा जो कॉर्पस है, आप उसको ऐसे इन्वेस्ट करो कि इसमें मैं 12 से 15% रिटर्न भी कमाऊं। अगर आप उस पर 12 से 15 अपने कॉर्पस पर 12 से 15% रिटर्न कमाते हो म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू, तो आपको ये इंटरेस्ट नहीं चुभेगा। जी लेकिन अगर आप उसको भी सेविंग में रख के बैठ जाओ, लोन भी ले लो, और आपका स्लैब भी मतलब 30% के मान ली नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट चुभेगा, जी फिर उसमें जी समझदारी नहीं लगेगी आपको बिल्कुल। जी, अंडरस्टूड। इसके अलावा क्या आप मुझे कोई ऐसे रास्ते बता सकते हैं आशीष जी, जिसके अंदर मैं आज इन्वेस्ट करके, आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इट्स नॉट अबाउट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लेट्स से कि 10 साल या उससे ज्यादा की कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं आज, जैसे कि एक एग्जांपल एसआईपी का है, ठीक है, जिसमें कि मैं आज एक पर्टिकुलर अमाउंट डालूं और उस पे मुझे ना सिर्फ इनकम टैक्स पे रिबेट मिले, बल्कि जब वो अमाउंट मैच्योर होगी, जब वो पॉलिसी या स्कीम मैच्योर होगी, तब भी मुझे पूरी तरह से वो इनकम टैक्स फ्री हो। ऐसे कोई स्कीम्स आपके जहन में है? देखिए जितने भी आपके जी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जीपीएफ में डालते हो, पीपीएफ वगैरह में डालते हो, ईपीएफ हो गया आपके, ये सारे, ये सभी इस तरीके की ही है कि जब आपके पास मेच्योरिटी में जब अमाउंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट ही होता है। इन पे इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, और इनका रिडम जो ये मेच्योरिटी अमाउंट है वो भी एग्जेम्प्ट है। हालांकि अगर आपको अगर याद होगा तो लास्ट ईयर बजट में एक आ गया था कि जीपीएफ में जो 2.5 लाख रुपए की एक लिमिट कर दी है, 2.5 लाख और 5 लाख की एक लिमिट है, कि इसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट कमाते हो तो वो भी टैक्सेबल कर दिया। तो जी ये चीजें काफी पिंच कर रही है लोगों को। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए उसको 5 लाख की लिमिट की हुई है जीपीएफ में। ये प्रोविजन मैं थोड़ा एक हाईलाइट बता देता हूँ आपको, जो इस बार से एप्लीकेबल भी हो जाएगा। प्रोविजन कहता है कि जो पहले आप लोग, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए अपने जीपीएफ में डाल दिया, 10 लाख पे जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा था वो भी एग्जेम्प्ट होता था, और उस जी पर इंटरेस्ट भी अच्छा था, तो मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जीपीएफ में पैसा डालते थे। बट लास्ट ईयर प्रोविजन आ गया कि अगर आप 10 लाख रुपए जीपीएफ में डालते हो, और 5 लाख से ऊपर, यानी कि जितना भी ऊपर आपने कंट्रीब्यूशन डाला है, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। अप टू 5 लाख रुपीज वो एग्जेम्प्ट रहेगा, 5 लाख से ऊपर वाले पे टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर हमारे सेमिनार में कोई प्राइवेट एम्प्लॉइज है जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए वो लिमिट 2.5 लाख रुपए की है। जी 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 2.5 लाख रुपए तक आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया उसके ऊपर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। 2.5 लाख से ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन पोर्शन पर जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करोगे उसके ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। तो गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं कह ही रही है कि भाई मत करो इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना।
जी 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 जी। अक्सर देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो है 2 से 5 साल आगे का सोच के हर प्लानिंग करती है या हर नई बिल्कुल। पॉलिसीज को लाती है। लेकिन हर साल यू नो हालांकि आम जनता को, जो देश की आम जनता है मेरी जैसी, उनको तो यही लगता है कि गवर्नमेंट हर साल हमारा जो हक है या हमारी जो काबिलियत थी टैक्स को बचाने की, उसको दिन ब दिन कम करते जा रही है। ठीक है। तो ऐसे में टैक्स सेविंग करना एक मेहनत काम सा लग रहा है हमें एज एन इंडिविजुअल, जिसमें कि हमें आप जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दर्शकों को ये चीज बता दूं मैं कि वैल्यू टॉक्स ये हमारा एक चैनल है जो कि सभी सोशल मीडिया माध्यम पर उपलब्ध है। और आप चैट बॉक्स में इसके हमारे व्हाट्सएप लिंक्स, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम की लिंक्स को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप जो भी सवाल हो आपके, जो भी वेबिनार्स आप ज्वाइन करते हो, जो भी सवाल हो आपके उस वेबिनार से संबंधित, आप ना सिर्फ वेबिनार में बल्कि आप उन चैनल्स पे भी पूछ सकते हो। तो आशीष जी, आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स का आपका अगले साल का अनुमान क्या है कि क्या हो सकता है? क्या इनकम टैक्स के स्लैब्स में बदलाव एक आम आदमी, एक सैलरीड एम्प्लॉय के फेवर में हो सकता है या नहीं हो सकता है, और उसके लिए हम कैसे तैयारी करें? देखिए, नेक्स्ट ईयर का जो बजट आएगा वो तो उसी में पता चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जिस हिसाब से लास्ट कुछ टाइम से जो बजट पास कर रही है वो इस तरीके से कर रही है कि स्टार्टअप्स को थोड़ा हाईलाइट कर रही है कि स्टार्टअप्स थोड़े ज़्यादा इंडिया में आए। और काफ़ी स्टार्टअप्स आज की डेट में इंडिया में जिनको फंडिंग वगैरह की है, गवर्नमेंट फंडिंग मिली, एमएसएमई लोन वगैरह मिले, तो काफ़ी स्टार्टअप आए, उन्होंने काफ़ी जॉब वगैरह भी क्रिएट की है। तो गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। और स्लैब्स में गवर्नमेंट अभी कोई चेंज नहीं कर रही, और नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे लगता नहीं कि इजीली कोई नए स्लैब्स वगैरह लाएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन स्टार्टअप्स वगैरह में जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है कि भाई ये लोग नए स्टार्टअप्स को फंडिंग कर रही है, 5 लाख 10 लाख 5 करोड़ लोन काफी लोन वगैरह दे रही है। जी उससे अच्छे अच्छे इंडिया में काफी स्टार्टअप्स आए जिन्होंने काफी जॉब क्रिएट की है, क्योंकि अब हर किसी को तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती। लगे हाल आप ये लास्ट वीक हम देख रहे हैं अग्निवीर वगैरह जो आ गई। ये तो आप ज्यादा बेटर बताओगे कि ये अग्निवीर कैसे मतलब फेवरेबल है या नहीं है। तो गवर्नमेंट इसी तरीके से कर रही है कि भाई गवर्नमेंट भी यही बताना चाह रही है कि तो गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, जॉब मतलब प्राइवेट जॉब भी है। तो जी प्राइवेट जॉब अब गवर्नमेंट किस तरीके से क्रिएट करेगी, वो तो भाई नए स्टार्टअप्स वगैरह ही ला सकती है। फंडिंग करेगी, स्टार्टअप ग्रो करेंगे तो जॉब क्रिएट होंगी। जी 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 ठीक है, जी आशीष तो जितने भी लास्ट टाइम से जो बजट आ रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं, बिजनेस क्लास के लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जी जी। तो आशीष जी, आज के हमारे टैक्स बचाने की इस मुहिम में आप कोई हमारे दर्शकों को मूल मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल टैक्स बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा हो, अक्टूबर से मार्च के बीच में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और जितनी भी हम बताएंगे आपको किस तरीके की डिडक्शंस वगैरह आप क्लेम कर सकते हैं। देखिए, खाली डिडक्शन लेने से भी मतलब अगर हम कहें न्यू टैक्स रिजिम ने एक चीज तो क्लियर कर दी, गवर्नमेंट भी कह रही है कि टैक्स बचाने की क्यों सोच रहे हो, मत इन्वेस्ट करो। आप इन्वेस्ट कर देते हो पीएफ में 15-15 साल के लिए, क्यों कर रहे हो? अगर आप उसी पैसे को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड वगैरह में या इक्विटी में लगा के उस पर अच्छी अर्निंग कर सकते हो, तो क्यों अपना पैसा ब्लॉक कर रहे हो? तो जी गवर्नमेंट यही कहना चाहती है, क्यों ब्लॉक कर रहे हो पैसा? हम भी यही कहते हैं, अगर एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों पैसा ब्लॉक करना चाह रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि भाई 1 लाख रुपए लगा के आप उस पर 10,000 रुपये टैक्स बचा रहे हो, अगर 30% स्लैब मानते हैं, चलो 30,000 रुपये टैक्स बचा रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि क्यों उस 30,000 के लिए 1 लाख रुपए को इतने साल के लिए ब्लॉक कर रहे हो? जी 1 साल के लिए अगर मैं कहता हूँ 1 लाख को 5 साल ब्लॉक करो और एवरेज 10% साल का कमाओ, तो 50,000 तो वैसे कमा लोगे 5 साल में। जी तो क्यों मतलब टैक्स बचाने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ टैक्स ही कम जाए। टैक्स बचाने का मतलब ये भी आप समझ लो, इस तरीके से समझ लो कि आपका पैसा ही इस तरीके से इन्वेस्ट करा दिया जाए कि आप उस पर अच्छी अर्निंग ले सको। जी तो अल्टीमेटली तो आपने कमाया। देखो, पैसा कम, टैक्स कम करने का मतलब ये है कि हम कमाना चाह रहे हैं, तो कमाने के दूसरे रिसोर्स ढूंढते हैं। जी। तो कुल मिला के आपका कहना यह है कि बिल्कुल। टैक्स, जाने वाले टैक्स की चिंता मत करो, बस अपनी कमाई बढ़ाते रहो। आप कमाओ। ज्यादा कमाओगे, ज्यादा टैक्स दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन कमाई तो ज्यादा होगी। जी, आखिरी में इससे पहले कि मैं अपना मंच दर्शकों के लिए सवालों के लिए खोलूं, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जो कि अगेन मुझे बहुत पिंच करता है, वो है रिफंड से रिलेटेड।
क्यों मेरा रिफंड समय पर नहीं आता है और क्यों मेरी तरह आम जनता का रिफंड समय पर नहीं आता है, हम कभी भी ये कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमारा रिटर्न आएगा कब। ये तो आपने बिल्कुल एकदम जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि देखो रिटर्न भरने के बाद अगला स्टेप रिफंड। जी देखो हमने रिटर्न भरी, हम तो कहेंगे रिफंड ही चाहिए हमें, तो रिफंड कब आएगा, हर कोई रिफंड के वेट में अपने बैठा रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि रिटर्न प्रोसेसिंग का कोई टाइम लाइन फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी कोई रिटर्न फाइल करी, तो डिपार्टमेंट उसको प्री स्क्रूटनी करता है, सब ऑनलाइन ही है। अगर आपने जो रिटर्न फाइल की है वो डेट डिपार्टमेंट के पास जो डेटाबेस है उससे लाइन टू लाइन मैच करती है, तो आपकी रिटर्न जल्दी प्रोसेस होती है, आपका रिफंड भी जल्दी प्रोसेस होता है। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही मिसमैच है, तो हो सकता है आपके पास नोटिस आ रखा हो, आपने कभी ध्यान ही ना दिया हो, तो पोर्टल पर लॉगिन करके देखना चाहिए कि क्या आपके पेंडिंग एक्शन में कुछ आ तो नहीं रहा, कि डिपार्टमेंट ने कोई क्वेरी रेज कर रखी है आपके अगेंस्ट, कि भाई आपने रिफंड क्लेम किया, डिपार्टमेंट आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आपका रिफंड जेन्युइन है या नहीं है, एक बार उसको आप चेक करो। उसको अगर कोई आपके पास क्वेश्चनरीज आ रखी है तो उसको रिप्लाई करो। रिटर्न प्रोसेस होने के बाद तो रिफंड जल्दी आ जाता है, लेकिन कभी कुछ पिछले लास्ट ईयर कुछ लोगों के हैं जो कह रहे हैं कि हमारे रिफंड रुके हुए हैं, तो उसके दो ही रीजन है, या तो आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, या प्रोसेस होने के बाद रिफंड फेलियर। लोग ध्यान नहीं देते, अकाउंट और पैन लिंक्ड नहीं है लोगों के। अगर अकाउंट और पैन लिंक्ड नहीं है तो रिफंड नहीं आएगा, रिफंड जी फेलियर हो जाएगा आपका। तो अपने बैंक में जाकर अपना पैन लिंक कराओ, और अगर आपका सारी चीजें ठीक है फिर भी रिटर्न रिफंड प्रोसेस नहीं हो रहा आपका, तो अपने टैक्स प्रोफेशनल से आप हमारे ग्रुप में क्वेरी अपनी डाल सकते हो, इसमें हम हेल्प करेंगे आपकी। हम टिकट रेज कर देंगे, डिपार्टमेंट से फॉलो अप करके उसको जल्दी सॉर्ट आउट कराएंगे। जी 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 जी। तो आशीष जी, अब और मेरे सभी सभी दर्शकों को मेरा अनुमोदन है कि अगर किसी को भी कोई सवाल है, शक है, तो या तो वो हमारे चैट बॉक्स में सवाल को लिख सकता है, या अपना हैंड रेज, यू कैन क्लिक ऑन द बटन टू रेज हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। कुशल गुप्ता जी, एक सेकंड, मुझे पहले एक चैट बॉक्स में से सवाल ले लेने दीजिए। जी, जितेंद्र मिश्रा जी का सवाल है, इफ समवन जॉइन्स एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 5-6 months ब्रेक विदाउट एनी अर्निंग, देन हाउ हिज और हर इनकम वुड बी कैलकुलेटेड और डिडक्टेड। अगर कोई 5-6 महीने के अंतराल के बाद अगर कोई नौकरी ज्वाइन कर रहा है तो। सर देखिए, अगर आपकी डुअल एम्प्लॉयमेंट है, डुअल तो नहीं कहेंगे, मान लीजिए आपने कोई अप्रैल में कोई जॉब ज्वाइन करी, अप्रैल मई जून करके 3 महीने जॉब करके फिर छोड़ दी, फिर आपने अक्टूबर नवंबर में फिर से ज्वाइन कर ली, तो जब भी आप अपने न्यू एम्प्लॉयर के पास जाओगे तो आप उनको अपनी पुराने एम्प्लॉयर की इनकम डिस्क्लोज कर दोगे, कि मैंने या देखो नए एम्प्लॉयर को तो पता ही आप वहां से क्या अर्न करने वाले हो, पुराने एम्प्लॉयर से जो अर्न किया आप उसकी डिटेल दोगे, तो वो आपके उसके ऊपर अगर टैक्स बनता होगा उनको क्लब करके, जो भी आपका क्लब करके टैक्स बनेगा, और डिडक्शन आपको पूरी मिलेगी थ्रू आउट द ईयर, जो भी आपने डिडक्शन क्लेम की है। चाहे आप बीच में जॉब पर नहीं थे 2 महीने, तब भी कोई डिडक्शन की है वो आपकी पूरे साल की डिडक्शन में काउंट होगी। ठीक है, तो आपके फिर जब क्लब इनकम दोनों क्लब की जाएंगी दोनों एम्प्लॉयर से, और जो भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर वो टीडीएस काट लेगा। जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साल की पूरी कमाई और साल के पूरे डिडक्शंस जो आपने बिल्कुल ऑलरेडी किए हैं, उसका मोल भाव करके ठीक ठाक से टैक्स आपका कट जाएगा। जी। टैक्स कट तो जाएगा। जी जी जी। तो अगला सवाल लेते हैं। मुझे आशा है जितेंद्र जी आपको, जीवेंद्र जी सॉरी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट इज आकाश जी ने पूछा है कि क्या हम कैन वी क्लेम टैक्स रिबेट फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इफ वी हैड मिस्ड क्लेमिंग द सेम ड्यू टू सम रीजंस। जी नहीं, देखिए पहले रिटर्न बिलिटी रिटर्न फाइल करने के लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा 2 साल दे देती थी असेसमेंट ईयर के बाद। अब वो चीजें खत्म कर दी है गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से। बिल्कुल गवर्नमेंट कहती है विद इन अ ईयर, यानी कि 31 जुलाई, लास्ट ईयर की अगर बात करूँ 31 जुलाई ड्यू डेट थी, और 31 मार्च तक गवर्नमेंट कह रही थी आप रिटर्न फाइल करो, उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इस साल वो डेट 31 दिसंबर है, कि भाई अगर आपको लगता है कि आपकी रिटर्न रहती है तो आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। अगर आपकी लास्ट ईयर की रिटर्न रह चुकी है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, लेकिन बजट में प्रोविजन आया है जिसमें आप लास्ट 2 से 3 साल की आईटीआर फाइल कर सकते हो। बट उसकी कंडीशंस काफी टेढ़ी है, कि उसमें आपको पेनल्टी भरोगे, आप इंटरेस्ट भी भरोगे, और गवर्नमेंट कह रही है अगर टैक्स बन रहा है ना तो ही भरना वो रिटर्न, रिफंड बनता है तो मत भरना। ओके।
तो बेसिकली अगर आपका रिफंड बनता है तो आप नहीं भर पाओगे रिटर्न। बाकी देखते हैं अभी उस प्रोविजन जब वो एप्लीकेबल हो जाएंगे उसके बाद हम डिटेल में उस पर डिस्कस कर पाएंगे। जी 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 तो एज ऑफ जी। नाउ आप कोई अपनी प्रीवियस ईयर की कोई आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो। ओके जी। कुशाल गुप्ता जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अनम्यूट होकर। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल है जैसे सैलरी इनकम के साथ साथ अगर किसी प्रोफेशनल का फ्रीलांस कंसल्टिंग का भी इनकम है और वो फ्रीलांस कंसल्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ सैलरी इनकम का जो लिमिट है वो 50 लाख रुपीस जो प्रिजम्पटिव स्कीम है जिसमें 50% इनकम मान के उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो वो सैलरी के साथ क्लब होता है 50 लाख का लिमिट या वो इंडिपेंडेंट है? कुशाल जी देखिए, एक पैन पे आपकी जितनी भी इनकम होगी, आपका खुद का पैन है वो, आप इंडिविजुअल हो, आप देखिए सैलरी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, ये नहीं है कि अलग अलग टैक्स होती है। जब टोटल इनकम किसी भी पर्सन की कैलकुलेट होती है तो इसके अंदर 5 जो हेड होते हैं डिफरेंट, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का, बिजनेस का और अदर सोर्स का। सभी इनकम को टोटल करने के बाद ही जो स्लैब लगते हैं, जो भी 5 लाख का 2.5 लाख का स्लैब है वो तभी लगते हैं जब आपकी टोटल इनकम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सैलरी पे 5 लाख का अलग आपको स्लैब मिलेगा, प्रेजेंटिव इनकम पे आपको अलग स्लैब मिलेगा, ऐसा नहीं होता। नहीं सर, जो प्रेजेंटिव इनकम का एक था ना कि 50 अप टू 50 लाख तक अगर आपकी कंसल्टिंग इनकम है तो उसमें आपको कोई अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, 50% उसका इनकम मान के। वो और अलग आप है। आप जो कह रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की बात कर रहे हो, तो एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेसेस को एक रिबेट दे रखी है कि भाई छोटे बिजनेस की अपनी किताबें मेंटेन करते रहेंगे या अपना बिजनेस भी करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम दे रखी है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। वो कहते हैं अगर आप प्रोफेशनल हो और आप अपनी इनकम जो भी आपने रिसीट है उसका 50% अगर आप दिखा देते हो तो उसके ऊपर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए आपको 50 लाख तक की आपकी बिजनेस रिसीट है और 25 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ मान लीजिए आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको 25 लाख ना बच के सिर्फ 10 लाख रुपए बचे, तो आप 25 लाख पर टैक्स क्यों दोगे? तो इसके लिए बेटर यही है आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो और सीए से ऑडिट कराओ और बेनिफिट लो लोअर टैक्सेशन का। जी आशा है कुशाल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे प्रदीप जी ने पूछा है, सॉरी सी स्टॉर्म, ओके ये इनका निक नेम है। इन्होंने पूछा है सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में कि सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड को अगर हम सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं तो क्या वो टैक्सेबल होगा, और अगर 6 महीने पहले ही अगर गोल्ड बॉन्ड को खरीद कर और स्क्वायर ऑफ कर दिया जाए तो 6 महीने के अंदर जो भी उसका इनकम होगा क्या वो टैक्सेबल होगा? देखिए जो गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट निकालती है, अगर आपने मान लीजिए इनिशियल स्टेज पर अगर आपने परचेज किया है और आप उसको टिल मेच्योरिटी तक अगर अपने पास रखते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट और उसके रिडम्पशन दोनों एग्जेम्प्ट होते हैं। अगर आप इसको सेकेंडरी मार्केट से परचेज कर रहे हो इन बिटवीन तो आपने परचेज किया तो आपको तो इसकी टेंशन लेनी नहीं, जो जिसने बेचा उसके लिए टैक्सेबल है, आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। आपके लिए जो फिर उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह अर्न होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके ओके So I just want to re-ask or श्योर। have a clarification. So secondary market में जब हम ये खरीदते हैं, से मैं लास्ट 4-6 months के of maturity से पहले मैंने खरीदा है, तो both my interest as well as the redemption value both will get exempted from tax. हाँ, ये आपका क्वेश्चन ठीक है कि अगर आपने विद इन ईयर खरीदा है तो इसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। तो एक्चुअली क्या है, इसके नॉर्मली जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं लास्ट में नॉर्मली बंदे टिल मैच्योरिटी ही रखते हैं। इसके लिए इसका मैं आंसर आपको ग्रुप में आपका इसका आंसर दे दूंगा कि भाई अगर आपने विद इन 6 मंथ या लास्ट के 1 ईयर में अगर आपने परचेज किया है तो इसकी टैक्सेबिलिटी डिफरेंट है या नहीं है। तो आई थिंक वैल्यू टर्म्स ग्रुप में आप भी हो। Yes, yes. बस ठीक है, आपका आंसर उसमें कर देंगे, पर्सनली आप उसमें आपको बता देंगे कि क्या टैक्सेबिलिटी होगी। Okay, thank you. Thank you. जी आगे बढ़ते प्रदीप जी का एक सवाल है, इट इज रिगार्डिंग द हाउस रेंट अलाउंस। ही आस्क्स दैट हाउ मच डिडक्शन कैन वी टेक बाय हाउस रेंट एंड माय लैंडलॉर्ड्स टोटल इनकम वुड बी लेस देन व्हाट 5 lakhs। तो अगर लैंडलॉर्ड की 5 लाख की इनकम या उससे कम हो तो उसका हमारे पे क्या फर्क पड़ेगा?
नहीं देखिए, लैंडलॉर्ड की इनकम 5 लाख से कम हो, 5 लाख से ज्यादा हो, इस पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउस रेंट पे करने की डिडक्शन सिर्फ आपको मिलेगी क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हो। कितना है वो अमाउंट? अगर ये एचआरए की अगर बात कर रहे हैं तो एचआरए की कैलकुलेशन अलग होती है, ये डिपेंड करता है आपका बेसिक पे और आपको एचआरए कितना मिला है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर इनको एचआरए नहीं मिलता तो सेक्शन 80 जीजी के अंदर इनको डिडक्शन मिलेगी, जो कि मैक्सिमम डिडक्शन है 60,000 रुपीज पर ईयर। ओके। एचआरए में कैलकुलेशन होती है। एचआरए कैलकुलेशन मतलब सिंपल नहीं है, इसके लिए 3 फिगर हमें पता होनी चाहिए। आपकी बेसिक पे, आपको जो एचआरए मिला है वो, और रेंट पे कितना कर रहे हो, किस सिटी में आप रहते हो, ओके। उसके बेस पर एचआरए कैलकुलेशन होती है और उसको बाद आप एचआरए क्लेम कर सकते हो। लैंडलॉर्ड की भले ही कोई भी इनकम रही, रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंडलॉर्ड इनकम। हाँ, जी। अगर आपका 8,000 मतलब कि आप लाख रुपए से ऊपर रेंट पे कर रहे हो साल का, तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जी। जी। बस एक आपके ऊपर ये एडिशनल लाइबिलिटी है कि आपको उसका पैन डिस्क्लोज करना है। ओके। 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 जी, विकास जी का सवाल है, इवन इफ द टैक्स सेविंग इन फंड इज मोर देन 5 lakhs, द टैक्स implication is not so much vis-a-vis corpus being tax free. Also hassle of other instrument is far more complicated. तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? विकास जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम 5 लाख से ऊपर भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन जो है दैट आई सपोज, मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट कंपोनेंट पे, विज अगर उसी अमाउंट को दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाए प्लस उसके टैक्स इम्प्लीकेशन एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोथ को एनालाइज किया जाए, तो फंड इन्वेस्टमेंट इज स्टिल बेटर ऑप्शन, गुड ऑप्शन, नहीं? हाँ देखो, आपका पॉइंट ये है कि भाई मैं अपने जीपीएफ में 5 लाख डालूं, 10 लाख डालूं, इसके कैलकुलेशन तो डिपार्टमेंट ही आपको करके दे देगा, तो आपको तो कोई इतना इम्प्लीकेशन पड़ना नहीं है। आप कहीं और भी अर्न करोगे उसके ऊपर भी आपको टैक्स तो देना ही है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि उस पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो किसी लॉन्ग टर्म इक्विटी वगैरह में, तो उससे जो बेनिफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा 10%, और अभी अगर आपका 30% स्लैब है, इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा 30%। तो आपको ये चीजें कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी कि आपको कहाँ बेनिफिट होगा। ओके ओके, थैंक यू। एंड इसी से एक और क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट द लोन्स एंड रेंट डीड्स एंड लोन एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूटेड बिटवीन द रिलेशंस, ब्लड रिलेशन, आई मीन अगर पेरेंटल हाउस है तो वो मैं पेरेंट्स को लोन पे कर रहा हूँ, तो उसको कैसे वर्कआउट किया जाए? एंड अगर पेरेंट्स से मैं लोन लेता हूँ और उसको रीपे करता हूँ, देन हाउ विल इट वर्क आउट? देखिए, इस पे भी सेक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं है। सेक्शन भी सिर्फ ये कहता है कि हाउसिंग लोन रीपेमेंट, उसमें कहीं नहीं कहता कि वो लोन बैंक को ही जाना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें तो ये पर्पज ये था कि लोन बैंक से ही ले, अगर आपने लिया हो तो ये आपको इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगी। तो ये एक आर्ग्यूमेंट का पॉइंट, अभी आप अगर क्लेम करोगे तो डिपार्टमेंट से कल को नोटिस आता है तो इस पर आर्ग्यू किया जा सकता है, आर्ग्यूमेंट चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी। ओके जी, ओके, थैंक यू। आशीष जी, एक और सवाल यहाँ पर सीए ललित पवार जी की तरफ से, दैट 50% वॉट एवर वी आर अर्निंग is professional receipt and salary which is not actually professional, like अगर हम एचआरए का अगर एग्जांपल ले तो हम जो एचआरए में रिसीट्स जो ले रहे हैं, those are not professional or legally bounded. So what he is trying to ask, how do we deal with that? सीए ललित जी आई थिंक कॉल पर ही है। हाँ, सीए जी। हाय एवरीवन। हेलो। मैंने यही कहना चाहा कि उनका जो क्वेश्चन था ना, कि उनका बेसिक क्वेश्चन यही था कि 50% वाला जो है 44 एडीए वाला, तो उनका बेसिक क्वेश्चन ये था कि प्रोफेशनल रिसीट में सैलरी काउंट की जाती है या नहीं की जाती है। वही मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है कि प्रोफेशनल रिसीट अलग होती है और सैलरी अलग होती है, दोनों मिक्स मत कीजिए आप। और सैलरी है या प्रोफेशनल रिसीट है, इसके लिए आपको आपका सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा एम्प्लॉय रिलेशन में। अगर आपका एम्प्लॉय रिलेशन अगर हो रहा है तो प्रोफेशनल रिसीट में नहीं आएगा। वही क्लियर करवाना चाहता हूं। नहीं, हाँ बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है। जो लेकिन मैंने जो बताया था उनका ये भी था कि टोटल टैक्सेबल इनकम में किस तरीके से कवर होगा, तो उस तरीके से कवर कर लिया था कि भाई बिजनेस अलग इनकम है, सैलरी अलग। उनका बेसिक क्वेश्चन यही था कि सैलरी और हाँ, प्रोफेशनल रिसीट में वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। धन्यवाद ललित जी, वैल्यू एडिशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आकाश जी, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आकाश जी। Hi, Ashish, thank you very much. It was very informative, and also Jayesh for coordinating the same thing. Quick question. अक्सर ऐसा होता है कि we transfer the fund between family members.
like from father to son, husband to wife. And if this amount, अगर ये थोड़ा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे हुआ, तो should we show it as an income? One. And second, is there any provision कि under HUF can we show it as a tax-free income? Thank you. सर देखिए, अगर आपने अपनी HUF बना रखी है तो आप उसके अंदर फंड ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। और ब्लड रिलेशन में गिफ्ट वगैरह अलाउड है। ब्लड रिलेशन से बाहर अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो तो 50,000 से ऊपर की वैल्यू पर टैक्स लग जाता है। अगर आप अपने बेटे को गिफ्ट कर रहे हो, अपने फादर से गिफ्ट ले रहे हो, उस पर कोई टैक्सीबिलिटी का भी प्रोविजंस नहीं है, वो एग्जेम्प्ट होता है। जी, कितनी अमाउंट तक एग्जेम्प्ट होता है आशीष नहीं, जी? वो टैक्सीबिलिटी अगर मैं अपने फादर से चाहिए 50,000 लो जी, 50 लाख लो, वो एग्जेम्प्ट है। क्योंकि एक्चुअली उस पर आप इस तरीके से देख सकते हो कि फादर ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं, जी तो अगर फादर मुझे दे रहे तो मैं क्यों टैक्स दूं उस पे? गवर्नमेंट भी यही पॉइंट ऑफ व्यू से रखती है उस पे। Thank you. Thank you. जी, थैंक यू आकाश जी, थैंक यू आशीष जी। और कोई सवाल? ललित जी, क्या आपका सवाल या कमेंट पूरा हो चुका है, या आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं? ओके। जी, थैंक यू। एनी अदर व्यूअर्स हैड एनी प्रेसिंग क्वेश्चंस? अगर आपके सवाल यहाँ एड्रेस नहीं हो पाए या अगर आप यहाँ नहीं पूछ पाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपका जवाब सवालों का जवाब वहां पर भी दे सके। जी विकास जी। Okay, what about a small clarification? What about property inheritance from the bloodline, parental property? What are the tax implication under the transfer of right? If property is inherited from father to son, it is fully exempted. There will be no tax implication on you. जब आप उसको बेचोगे तब आपके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन आएंगे और उसकी कैलकुलेशन अलग ही तरीके से होगी कि अगर आप कहते हो कि परचेज वैल्यू क्या रहेगी, तो परचेज वैल्यू वो मानी जाएगी जो आपके फादर के टाइम पे उसके रही होगी उस प्रॉपर्टी की। Okay, thank you. जी कुशाल जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, क्या HUF में जो उसके मेंबर्स है और करता है वो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है टैक्स का? नहीं, किस तरीके का, देखिए आपने अपनी जो इनकम अर्न की है, जैसे कि अगर उसको आप HUF में ट्रांसफर कर रहे हो, कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। उसके बाद देखिए HUF बनाई इसलिए जाती है कि भाई थोड़ा टैक्स बर्डन कम किया जा सके। नहीं, जैसे मुझे शेयर्स में ट्रेडिंग करना है तो मैं अपना फंड HUF में ट्रांसफर करके ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें कोई ऐसा टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है मेरे ऊपर? जी खुशाल जी, ये थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप ये सवाल के लिए आशीष जी से टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें, ताकि आपको इस चीज की पर्सनली जानकारी दी जाए। यहाँ पर हमारा इरादा है कि सभी के लिए कॉमन जो कोई सवाल हो या कोई कोई प्रॉब्लम आ रही हो, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी चैट बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही मिलेगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और कोई किसी का सवाल जो कि आम जनता के लिए कॉमन हो? एनीबॉडी एल्स? गुड नाइट, शबा खैर। थैंक यू आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम ऑन द सेम चैनल। गुड नाइट। थैंक यू यश भाई, गुड नाइट एवरीवन।